हाय दिन अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हम हमेशा से मिलवाते हैं आपको किसी न किसी नामवर शख्सियत से। खताती को इस खूबसूरत अंदाज में पेश करना कि देखने वाला हैरान रह जाए, बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही महारत का काम है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी महारत की बिना पर पूरी दुनिया में नाम कमाया है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत उन्हीं में से एक है, बिन कलंदर, जिनके घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारने वाले हैं, जानेंगे उनकी शख्सियत के बारे में और जानेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ताहिर, आप हमें अपने बारे में सबसे पहले तो ये बताइए कि नाम ताहिर है और बिन कलंदर कैसे बने? ये तो देखिए जी, ऐसा है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो सूफ़ी दरवेश बंदे थे और सूफ़ी शायर भी थे, शायरी भी करते थे। और हम बेसिकली बुज़ुर्गान दीन और मज़ारात को मानने वाले औलिया इकराम के दर पे जाने वाले हैं। अच्छा। तो उनका नाम वो कलंदरी सिलसिला में बैत थे। जैसे अच्छा। चिश्ती, सोहरवर्दी कलंदरी सिलासल हैं, इसी ठीक तरह है। वो कलंदरी सिलसिला में बैत थे। अच्छा। तो उनका नाम था ग़ुलाम रसूल कलंदर। तो अब उस लिहाज से बेसिकली मेरा नाम वैसे तो ताहिर महमूद है, पेपर नेम, लेकिन ये है कि जब एक टाइम के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा जी कि मैं यार कभी मेरा नाम भी साथ लिख लिया करो। ये बड़ी पुरानी बात है, कुछ 17-18 साल पहले की बात है। तो उस वक्त फिर अचानक वो बातें चलती चलती, जैसे मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह करते करते वो बिन का होता है, तो फिर करते करते ताहिर बिन कलंदर लिखा करते करते, और जब व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट एग्जीबिशन तो वहाँ से सिर्फ बिन कलंदर रह गया। तो मैं समझता हूँ ताहिर तो ख़त्म हो गया, और बिन कलंदर का जब भी नाम आता है तो ये ज़रूर है कि मेरे वालिद साहब का जिक्र आ जाता है। तो देयरफॉर आई एम लाइक माई नेम इज़ बिन कलंदर, यानी कलंदर का बेटा। तो कहते हैं कि नाम का रंग भी आता है, तो उसमें ये है कि फिर उनकी जो फैज़ है, जो उनका रंग है, वो ज़रूर मेरे काम में आया है। क्या बात है, इतनी दुनिया देखी है आपने, इतनी मुल्कों में सफ़र किया है, कभी सोचा नहीं कि इस मुल्क को छोड़कर कहीं किसी और मुल्क जाकर रहना शुरू कर दें? देखिए, दुनिया तो बड़ी हसीन है और इंसान का दिल करता है कि दुनिया को छोड़ के चाँद पे चला जाए और मरीख पे चला जाए। तो ये ह्यूमन नेचर होती है। लेकिन मेरे नज़दीक एक सिंपल सी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि नो डाउट कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, सारा ये वो बाहर का सिस्टम देखते हैं, निज़ाम देखते हैं, बड़ा खूबसूरत निज़ाम होता है। मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, लंदन गया, मतलब देयर आर लॉट ऑफ, देयर इज अ चेन ऑफ द सिटीज़। लेकिन एक चीज़ होती है, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, मतलब अगर मेरे वालिद, अगर मेरे वालिदैन, अगर मेरी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है और वो इतने डेवलप्ड नहीं है, लेकिन एज ए सिटीज़न तो बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा। तो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, द वर्ड मदरलैंड, ठीक है, माँ जाति जिसे हम कहते हैं। तो वही होता है कि आप अपने मुल्क को छोड़ते हुए आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ की गलियाँ, यहाँ का रश, यहाँ के लोग कभी कभी बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन ये बहुत याद आते हैं। और मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बिलीव मी, ज़िंदगी में सिर्फ एक महीना पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, वो अमेरिका में था 2013 में। उसके बाद एक महीने से ज़्यादा मैं बाहर गुजार नहीं सकता, मुझे होम सिकनेस शुरू हो जाती है और मुझे लाहौर की यादें आनी शुरू हो जाती हैं। एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद क्या फ़र्क आता है? शादी से पहले जी ये होता है कि आपके पास ये डिपेंड करता है कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो कितना कोऑपरेटिव है। लेकिन ये होता है कि डेफ़िनेटली आप शादी से पहले बहुत आज़ाद होते हैं अपने टाइम के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से, सुबह उठे शाम उठे। लेकिन शादी के बाद फिर ये होता है कि आपको अपना, सिर्फ एक फ़र्क होता है, आपको अपना स्केड्यूल जो होता है ना वो सेटल करना पड़ता है। अगर मैं अपने आर्ट के अंदर एक बैलेंस देता हूँ, वर्ड्स का, चीज़ों का, कलर्स का, तो
तो डेफिनेटली वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ज़िंदगी में भी होना चाहिए कि मैं बच्चों को भी टाइम दे सकूं, वाइफ को भी दे सकूं, दोस्तों को भी दे सकूं और अपने काम को भी दे सकूं। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी बड़े होकर आर्टिस्ट बन? देखिए, इसके बारे में मैं एक अहम बात करना चाहूँगा कि हम हमेशा दुनिया की हर चीज़ जो है हम ऑर्गेनिक और नेचुरल लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर है जिसको हम अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं। तो ये मेरे बच्चे बड़े होकर डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या बनना है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आर्टिस्ट लोगों के बारे में सुना है कि बहुत कम खाते हैं, तो यकीनन आपकी जो मिसेज हैं वो आपके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखती होंगी। एक्चुअली इन्होंने जो पर्ल कॉन्टिनेंट जो होटल है पीसी, वहाँ से इन्होंने शेफ़ का कोर्स किया था। शादी से पहले मुझे पता चला, तो मैंने कहा ठीक है, आर्टिस्ट लोग हैं तो ऐसी ही बीवी लें जो खाने खिलाने में ज़रा बेहतर हो, तो मज़े की डिशेज़ और चीज़ें खाने को तो मिलती हैं, और ये पीछे होती है, और मैं बच्चों की तरह, आर्टिस्टों की तरह आगे होता हूँ। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है, लेकिन लगता सब कोई ऐसे ही है कि जैसे अरेंज लव मैरिज है। लव मैरिज है। लड़कियाँ इतनी आगे पीछे होंगी, ज़ाहिर पढ़ते थे, इतने टैलेंटेड थे, तो अरेंज मैरिज की? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि काफ़ी दोस्त हैं और बहुत सारी मतलब लड़कियां भी होती हैं। डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट द वुमेन्स और अपने के जैसे भी है, आप कोलीग्स उसको कह सकते हैं, क्लास फेलोज कह सकते हैं। लेकिन ये था कि मेरा शुरू से शौक़ ये था कि मैं अपने माँ बाप की पसंद से शादी करूँ, क्योंकि जब आपकी फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है ना, बेसिकली डेफिनेटली और भी कहीं पे शादी करूँगा, लव मैरिज करूँगा तो अगली बंदी की अपनी मर्ज़ी है, बट आई विश कि मेरे वालिदैन के साथ यहाँ पे हम कुछ टाइम गुजारें, कुछ रहें, और फिर उसके बाद हम यहाँ से अपनी लाइफ में शिफ्ट हो जाएं। तो मेरा शुरू से थोड़ा सा ये शौक़ था। अच्छी भी बहुत लगी, झूठ वाली बात नहीं है, बहुत सारी अच्छी लगी, बहुत सारी पसंद भी आई, लेकिन ये था कि कोशिश ये थी कि वालिदैन की पसंद से करूँ, कल को लड़ाई हो तो अपनी अम्मी को कह सकूँ, अम्मी तुसी ब्याह कराया से। आपकी मिसेस का आपके आर्ट के बारे में, आपके काम के बारे में इनका क्या रोल होता है? कितनी कोऑपरेटिव होती हैं या चिढ़ती हैं? चीज़ ये है कि बड़ा एक सिंपल कहते थे कि आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट से शादी करें। तो मैं हमेशा एक बात किया करता था कि मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। और दूसरी एक चीज़ सबसे होती है कि जब आप एक साथ इकट्ठे काम करते हैं, बट आपको एक टाइम में 5 से 10 या 6 घंटे का एक हर इंसान के अंदर जो एक गैप होता है ना आपकी लाइफ में, वो आप दोबारा से जब मिलते हैं ना, तो उसमें होता है कि आप वो एक मतलब एक ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको मैनेज कर पाते हैं। तो विद दीज एक्सपीरियंसेस, और प्लस अब इनका मेरे आर्ट के बारे में ये था कि अभी भी है कि मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती है। मतलब को टाइम है, चीज़ें हैं, मैं रात को लेट आ रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, 1 बजे आ रहा हूँ। हाँ, सम टाइम जब बच्चे हुए तो उसके बाद फिर उन्होंने ज़रूर कहा कि आप बच्चों को टाइम दें और इनके लिए ज़रूर टाइम निकालें, तो वो खुद ब खुद निकल आता है। लेकिन मेरे काम के बारे में बड़ी खुश भी होती है, मुझे कोऑपरेट भी करती हैं। कैसे हस्बैंड हैं ताहिर? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, माशाल्लाह बहुत लविंग हैं, कुछ ज़्यादा ही केयरिंग है। कुछ ज़्यादा केयरिंग है जी। एंड और बस जितना मैं इनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है मेरे लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी। नाश्ता अपनी फैमिली के साथ किया। आपके वालिदैन का आपके आर्ट के बारे में क्या रोल रहा है? मेरे वालिद साहब जब थे, और उसमें ये था कि बेसिकली हर जगह एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपको घर में एक पॉजिटिव वेव मिलती है जब आप कोई आर्ट करते हैं, कोई काम करते हैं। तो एक होता है ना समटाइम, अच्छा ठीक है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो उसमें ये था कि मेरे वालिद साहब, जैसे मुझे उनका नाम मिला और बिन कलंदर में, तो हर जगह जहाँ मेरी एग्जीबिशन होती थी वो मेरे साथ होते थे, मेरे साथ जाते थे। और मेरे अम्मी वैसी दोनों बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, और लोगों को बड़ा प्राउडली बताते थे कि हमारा बेटा ये कर रहा है। कैसा महसूस करते हैं आपके वालिदैन ने आर्ट की दुनिया में आपका इतना अरूज देखा? आपके वालिदैन की कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए आप समझते हैं आप नाकाम रहे?
मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिदैन को इकट्ठा मैं उनको हज या कम से कम उम्रा ज़रूर करवा सकूं। उसमें ये था कि जिस दिन मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स भेजने थे वो डॉक्यूमेंट से एक दिन पहले माय फादर पास्ड अवे, और उसके बाद फिर मैं अम्मी को और बड़े भाइयों को फिर मैंने भेजा। तो मेरा बड़ा दिल था कि उनके साथ, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में चीज़ें दिखाई तो उनके साथ भी मैं ये कर सकूं जो मैं नहीं कर सका, लेकिन चलें आखिरत में मिलेंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह बेहतर जानता है। ये मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उनके साथ। बाकी उन्होंने मेरी ज़िंदगी का अरूज देखा, जितना भी मिला सारी चीज़ें देखी, तो मुझे ये भी खुशी है कि वो खुश होके गए, देख के गए। घर से हम बिन कलंदर के BQ स्टूडियो पहुंचे। आपका स्टूडियो आर्ट के फन पारों से भरा पड़ा है। एक आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो में क्रिएटिविटी के लिए स्पेस का होना कितना ज़रूरी है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा तो इंसान को सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं भेजा, उसके लिए शजर पैदा किए, हिजर पैदा किए, समंदर पैदा किए, खूबसूरतियाँ पैदा की, वाह। और इंसान क्रिएटिव बना। इसीलिए आप एक तख्लीक़कार हैं, अगर आप एक शायर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं। फॉर मी, जब आप एक आर्टिस्ट हैं, आपकी सराउंडिंग जो होती है वो आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है। आपका स्टूडियो स्पेस ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ आपके पास कलर्स पड़े हों, आपके पास हर किस्म का प्लेयर होना चाहिए ना, राइट वे। तो फिर आप अपने काम में क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, अदरवाइज आप डल हो जाएंगे। क्या बात है। बचपन में आपको लैंडस्केप बनाने का शौक़ था और तरह की पेंटिंग्स बनाते थे। तख्लीक का एक और अंदाज था। तख्लीक के उस अंदाज से निकलकर ख़त्ताती की तरफ आना, ये प्रोसेस कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये इसमें मुझे एक मिसाल, वो एक शेर याद आ रहा है कि जा रहा हूँ वहाँ जहाँ का होश नहीं है मुझे। तो कभी कभी होता है कि आपको सोच, कहते हैं गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चिराग राह है मंजिल नहीं है। फिर अल्लामा इकबाल ने कहा, खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनून कर। कभी कभी आप अपने फ्यूचर को इतना आर्टिफिशियल मत बनाएं कि मैंने ये बनना है। कभी कभी आप अपने आप को आज़ाद छोड़ दें। आप देखें कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी खुद ब खुद पैदा होती है। तो कैलीग्राफी, और उसके बाद वही आपकी सराउंडिंग्स चीज़ें। मेरे जो सबसे पहले उस्ताद थे मेरे जावेद इकबाल साहब, जिनके पास मैं गया, वो रॉयल पार्क में, उनके पास में डिज़ाइनिंग सीखने, ये 99 की बात है, 1999 की। अच्छा। आज 21 साल पहले की बात अच्छा। है। तो मैं गया तो मुझे याद है कि जब बच्चा, कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है अपनी सराउंडिंग देख के, हम उर्दू सिखाते नहीं हैं, उसको खुद ब खुद आ जाती है। इंग्लिश सिखाते नहीं हैं, पैदा होते बच्चे को खुद ब खुद आ जाती है हर ज़ुबान। तो जब मैं वहाँ पे मेरी आर्ट की सबसे पहले जो मेरी नर्सरी थी, जहाँ मैं वहाँ पहुँचा, तो मेरे उस्ताद थे ना, वो इर्द गिर्द वो करते थे कैलीग्राफी शौक़ में। तो मैंने जब अपने दीवारों के ऊपर देखा, यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखी, तो मैंने उसी को देख के लिखना शुरू किया। अच्छा। फिर वो सारे काम प्रोफेशन के साथ साथ चलती गई। तो फिर अब उसके बाद होता ये है कि आप आर्ट में और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं मिनिएचर पेंटर हूँ, मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, उसके अलावा मैं लैंडस्केप भी करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। लेकिन एट द एंड यू हैव टू चूज़ अ वन स्पेशलाइज्ड वे, ठीक है। और उसमें ये था कि कैलीग्राफी वो खुद ब खुद फिर वो चलती गई आगे, और वो इंडल्ज हो जाती है बंदे के अंदर। आपको खुद पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ आप पे असरअंदाज हो रही है। आपके मूड का कितना ताल्लुक़ है आपकी क्रिएटिविटी से? बहुत ज़्यादा जी। मूड का ताल्लुक़ तो आप ऐसा होता है कि कभी वैसे मज़े की बात है, कभी अच्छे मूड में पेंटिंग नहीं बनती और कभी बुरे मूड में पेंटिंग नहीं बनती। इस बात को हम इसी तरह से ले लेते हैं, आपकी पेंटिंग आपका मूड बनाती है या आपका मूड आपकी पेंटिंग बनाता है? पेंटिंग मेरा मूड बना देती है। कभी ऐसा होता है कि आई लेफ्ट द पेंटिंग, लेकिन आपको सच बात बताऊं, मुझे हाथों में खुजली होनी शुरू हो जाती है कि अगर मैं किसी दिन पेंटिंग ना करूं तो क्योंकि जब आप जब जैसे होता है ना, सम टाइम आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप अपनी सराउंडिंग से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग, मुझे तो चांद रात होनी,
शब बरात होनी, ईद का दिन होना, नमाज़ पढ़नी, घर वालों से मिलना, ठीक है ना। अब तो आफ्टर द मैरिज बेसिकली आप अपनी सोशल लाइफ बच्चों को और लोगों को देते हैं। सही। तो मुझे तो पता नहीं होता था कि संडे कब आ रहा है और मंडे कब आ रहा है। मेरे लिए वीकेंड भी वो था और मंडे भी वैसा ही था। अच्छा। तो वो उस मूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब मैं एक पेंटिंग करता हूँ, जब आर्ट वर्क करता हूँ, तो मेरा मूड उसके मुताबिक खुद ही मतलब अच्छा। मैं बाकी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। आर्ट की दुनिया में आने से पहले मजदूरियां भी की, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री में भी काम किया। एक वो ज़िंदगी थी और फिर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी थी। उस ज़िंदगी से आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आना, ये चीज़ कितनी मुश्किल और कितनी आसान थी। बड़ा मज़ा आया जी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट ऑनेस्टली। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब की एक जर्नी होती है। मेरी पहली एग्जीबिशन थी ना, उसका नाम था द जर्नी, मतलब आप सफ़र। बड़ी अब वही बात आती है, एक होता है पाकिस्तान, एक होता है पाकिस्तान से बाहर जाना, एक होता है इस जगह जाना, यहाँ आना। लेकिन आप जब एक बेस आपकी बनती है ना, जहाँ से मजदूरियों से, चीज़ों से, मैं ये नहीं कहता कि मतलब मजदूरी भी करना बुरी बात है या अच्छी बात है, मजदूरी है, लेकिन इतना एक मतलब आपको लाइफ इतनी करीब से देखने को मिलती है कि मैं अगर गाड़ी में भी बैठा हूँ ना, तो मुझे बाहर पता है कि जो बंदा बाहर मजदूर बैठा हुआ है वो क्या फील कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कि और उसमें मुझे हार्ड वर्क मिला और मुझे सबसे बड़ी बात कि मैं थोड़ा सा हम्बल हुआ। मुझे पता है कि व्हाट आई एम, मेरी बेस क्या है, मेरी बैकग्राउंड क्या है। तो मैं मतलब आई डोंट हैव द वर्ड्स के बेसिकली कि मैं इसको कैसे बयान करूं, लेकिन एक होता है आप फील कर सकते हैं कि आपने इतना काम किया फैक्ट्रीज़ के अंदर। मैंने लोडर का काम किया, हालांकि मेरी कोई इतनी फिजीक नहीं है कि मैं लोडर का काम भी कर सकूं। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो क्या था? एक मेजर टर्न होता है जो आपको आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। वो ये था कि जब मैं अपना काम करता था, कैलीग्राफी करता था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा जाके किसी गैलरी में दिखाओ, किसी बंदे को दिखाओ। मैं नहीं दिखाता था। तो अच्छा नहीं यार, मुझे नहीं लगता मेरा काम इतना अच्छा है, मेरा इतना अच्छा है। अच्छा। लेकिन एक दिन मैं हमारे आर्ट गैलरी में जमील अहमद जो उसके CEO जो ऑनर हैं, उनके पास अपना काम लेके गया। उन्होंने मेरा काम देखा, आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, मतलब आई डोंट बिलीव इट। वहाँ से फिर उन्होंने वो जो काम लिया और फिर उसके बाद उन्होंने काम को डिस्प्ले किया। वो ऐसा टर्न था, मैंने कहा छोटे छोटे टर्न्स बहुत आते हैं, लेकिन ये ऐसा टर्न था कि जहाँ से मेरी कैलीग्राफी और बिन कलंदर जो है उसका पूरा का पूरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ और वो प्रॉपर जैसे कहते हैं आप दूसरी एक दुनिया में चले गए। तो दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। मियां जावेद साहब के बारे में आपने बात की, क्या वो आपके पहले उस्ताद थे जिनसे आपने ख़ताती सीखी? यकीनन आपके और भी बहुत सारे असातिज़ा रहे होंगे जिनसे आपने बहुत से फैज़ हासिल किए होंगे, उनके बारे में भी हमें बताएं। मियां जावेद साहब के बारे में मैं जावेद इकबाल साहब के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं उनके पास गया पहले दिन, एक तरफ कंप्यूटर पड़ा था, एक तरफ पेपर पड़ा था। कब की बात है ये? 1999, आज से 21 साल पहले की बात है। जब मैं उनके ऑफिस में गया, वो प्रिंटिंग प्रेस था, उनका काम करते थे। उन्होंने एक मुझे लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है कि डिज़ाइनर बनना है? मैंने कहा जी मैंने डिज़ाइनर बनना है, और गलती से मेरे मुंह से निकल गया। गलती ऐसी थी कि बड़ी हसीन गलती थी। उन्होंने कहा फिर कंप्यूटर पे नहीं बैठना, वो कागज़ है और वो पेंसिल है, उधर बैठ जाओ। बस वो दिन था। उसके बाद वो कागज़ और पेंसिल का रिश्ता मेरे साथ हुआ और मैं उसके बाद चला। वो स्टार्ट था। उसके बाद बहुत सारे उस्ताद आपके एक कॉलेज लाइफ में आते हैं, जिसको आप एक कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल टीचर्स। वो तो लंबी लिस्ट है, उसमें वो आते हैं और जाते हैं, सबकी रिस्पेक्ट अपनी जगह। लेकिन उनमें एक और बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद खुर्शीद आलम गौहर कलम। ये जो खुर्शीद गौहर कलम साहब हैं, इन्होंने 2 दफ़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिली है इनको, और इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत पाकिस्तान के बड़े नुमाया कैलीग्राफर हैं, बहुत फेमस कैलीग्राफर हैं। उन्होंने मुझे जितना इनकरेज किया, उन्होंने मेरे काम को, लोगों ने शुरू में मेरे काम को बहुत तनकीद की कि जी ये काम है, पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। यूनिवर्सिटी के मेरे उस्ताद थे आरिफ खान साहब, उनसे मैंने बहुत सीखा, बड़ा अच्छा उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा और वो मेरे ही वाज वन ऑफ माय आइडियल। लेकिन जो असल में जो एक स्टार्ट था, जैसे कहते हैं, वो मियां जावेद इकबाल साहब के बाद फिर इंस्पिरेशन मैंने ली आरिफ खान साहब के पास। लेकिन जो असल मुझे प्लेटफॉर्म जिन्होंने प्रोवाइड किया, जिन्होंने मुझे सही सिखाया, कलर्स, चीज़ें ऐसे करो, वो खुर्शीद गौहर कलम साहब हैं।
अदरवाइज आप फेमस हो जाएं तो फिर आपके बहुत सारे उस्ताद भी बन जाते हैं, बहुत सारे शागिर्द भी ऐसा बन ही, जाते ऐसा ही। हैं। तो हर बंदा लिखता है जी मैं बिन कलंदर का शागिर्द हूँ, कोई कहता है मैं बिन कलंदर का उस्ताद हूँ। तो ये उस्तादियाँ शागिर्दियाँ जो है ना, मैं इनसे बहुत दूर हूँ। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो एक एडमिशन ही बहुत मुश्किल से मिलता है। आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? मुझे आप मुश्किलात नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपको बहुत सारी एक चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। इन 2001 फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए। अच्छा। आई वॉज रिजेक्टेड। फिर उसके बाद 2002 में, फिर 3 में अप्लाई किया, फिर 4 में मैंने अप्लाई किया। दैट वाज माई 4th अटैम्प्ट NCA में एडमिशन के लिए, क्योंकि मैं क्रेज़ी हो गया था कि मैंने अब यहाँ जाना ही जाना है इस कॉलेज के अंदर। उस दौरान में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिज़ाइन में डिप्लोमा किया, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो बिल्कुल सामने है। और उससे पहले वहाँ पे फिर मैं ग्रेजुएशन में था, मेरा वहाँ पे एडमिशन भी हुआ। और फिर वहाँ से फिर उस दौरान में मैं कहा करता था कि NCA में मैं एडमिशन लेके ही रहूँगा, चाहे मुझे महमूद गज़नवी की तरह 17 हमले क्यों ना करना पड़े। तो ये मैं बड़ा ओपनली कहता था। Okay. तो आखिर मुझे सिर्फ एक चीज़ थी, मैं ये कहता था कि मैं एक दफ़ा इंटरव्यू तक पहुँच जाऊँ, फिर मैं खुद ही कायल कर लूँगा। अच्छा। तो वो एक ही दफ़ा इंटरव्यू तक पहुँचा एंड देन एट दैट टाइम आई वाज एडमिटेड देयर। तो बस वहाँ से फिर आगे चलता गया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आपको मिस्टर डिसएग्री का खिताब मिला, क्या वजह थी इसकी? मिस्टर डिसएग्री का खिताब ये एक बड़े मज़े के वाक़यात हैं, एक वाक़या नहीं है। उसमें होता था कि हमारे मैं बहुत बेसिकली आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स एंड द एजुकेशनल क्राइटेरिया, लेकिन ये होता है कि जहाँ पे कोई भी किसी किस्म की कोई गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, चाहे आर्ट के बारे में, गलत से मुराद आप कह सकते हैं कि एक आर्ट ऐसा है ही नहीं। आप ख़ुद भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप अपना एक आइडिया रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, चीज़ों का पता होता है। तो वहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट के साथ होनी, किसी और के साथ होनी, यूनियन तो वहाँ पे होती नहीं थी और ना मैं यूनियन वाला बंदा हूँ। मैंने वहाँ पे खड़े होकर उसके हक़ में बोलना शुरू कर देना कि ये अगर टीचर भी गलत होता तो मैं कहता टीचर गलत है और स्टूडेंट ठीक है। फिर कहीं कोई लेक्चर होना, लेक्चर के अंदर एक टीचर ने अगर कोई बात करनी चाहिए कि ये इस तरह हिस्ट्री में यूँ हुआ, तो फिर मैं उसको डिनाइल भी दे देता था कि नहीं जी ऐसे नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें कई दफ़ा मुझे सुननी भी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारे टीचर इगोइस्टिक भी हो जाते थे, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे भी होते थे। तो वो हर जगह में ना वो मेरा नाम उस वक्त BQ के साथ, बिन कलंदर थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, उसके साथ मुझे अक्सर कहना वो मिस्टर डिसएग्री, इधर आओ बात सुनो, ये वो सारा फलां फलां। तो शुरू में ही गलत बात अफोर्ड नहीं कर सकता था, दिमाग नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं की, कभी नहीं सुनी। नो, ऐसा अभी भी नहीं करता। मेजर सब्जेक्ट आपके पेंटिंग और मिनिएचर थे, इसके बारे में आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र भी किया है हमसे। तो खताती की तरफ आकर इसी पर ही फोकस्ड हो जाना, ये कैसे कर लिया आपने? मिनिएचर पेंटिंग जब मैं करता था तो मिनिएचर पेंटिंग में ये था कि मुझे उसमें एक ख़ास टेम्परामेंट की ज़रूरत होती थी। तो मुझे ये होता था कि मैं यहाँ से कुछ ना, आपको पता है वो बड़ा पेशेंस का काम होता है कि आपने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे काम करना होता है। बिल्कुल। तो फिर मिनिएचर पेंटिंग साथ में पेंटिंग मैंने की। उस दौरान ये हुआ था कि वाई आज मैंने आगे कंटिन्यू क्यों किया कैलीग्राफी को। होता ये है कि आप 4-5 सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे होते हैं, एट द एंड आपने एक मेजर सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। अब वो मेजर सब्जेक्ट 2 वजह से चूज़ हो गया। एक तो ये था कि मैं साथ साथ कैलीग्राफी कर रहा था, मुझे उसका शौक था। दूसरा ये था कि आई वॉज द ओनली आर्टिस्ट एंड द स्टूडेंट। मैंने अपने थीसिस ईयर में ही, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन कर दी। और जब मैंने अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन कर दी तो वो इतनी सुपर हिट गई कि फिर उसके बाद अब वो कैलीग्राफी इतनी फेमस मेरे नाम से, बिन कलंदर के नाम से हो गई कि फिर बाकी चीज़ों को फिर देखें ना, अल्लाह ताला आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। फिर मैंने कहा जी ये जो चीज़ आपके पास एक चल के आई है, आप उसको ही जारी रखें और उसी में ही आप फर्दर डेवलपमेंट करें, रादर कि आप इसको भी करें, उसको भी करें, उसको भी करें, वो सारा ये वो। तो वो है ना, बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दा, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। तो जो चीज़ आपके पास चल के आया, जो प्रोफेशन, जो पैशन जो पिछले 10 साल से चल रहा था, फिर उसी को कंटिन्यू किया। एक इदारा एक आर्टिस्ट को बनाने में कितना रोल अदा करता है, और आपके नज़दीक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्या कमी है? देखिए कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी एक फ़नकार आप कह सकते हैं। मैं अगर पेंटर्स की बात करूँ, आर्टिस्ट की बात करूँ, जो मेरी फील्ड है, वो उसके अंदर एक नेचुरल, उसके अंदर एक टैलेंट मौजूद होता है। एक इंस्टीट्यूट जो होता है वो कभी भी एक आर्टिस्ट पैदा नहीं करता, वो आर्टिस्ट को पॉलिश करता है। जैसे माइकल एंजेलो ने कहा था ना कि मैं स्कल्पचर बनाता नहीं हूँ,
मैं बने हुए स्कल्पचर के ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो पत्थर है ना, मैं सिर्फ उसको हटाता हूँ, वो अंदर ऑलरेडी बना होता है। तो इदारे का काम जो होता है, किसी इंस्टीट्यूट का काम ये होता है, वो उस देखिए इंस्टीट्यूट पहले एक एडमिशन टेस्ट लेता है। वो क्यों लेता है कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले भी कोई टैलेंट मौजूद था, तो हमने इसको पॉलिश करना ना। किसी मजदूर को किसी आर्ट कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन मिल सकती? मजदूर मतलब आप लेके आ जाएं। राइट। एज इट इज़ जो इंस्टीट्यूट है वो आपको पॉलिश करता है, आपको स्टाइल देता है, आपको एक्सपोजर देता है। सीखना आपने खुद होता है, तो इसलिए बेहतर ये खुद सीखें। दूसरा एक और चीज़ है कि एक आज के दौर में थोड़ा सा फ़र्क ये आ गया हुआ है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या मोस्टली ऐसे हैं कि वो अब आर्टिस्ट को पॉलिश भी कर रहे हैं, उसको पैदा भी कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर जैसे कहते हैं ना, अब बात तो करते पैदा किया जा सकता है, आर्टिस्ट बनाया जा सकता है, या आर्टिस्ट को पहले से बना हुआ पहले से आता है? बना हुआ होता है ना। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट्स बहुत पैदा होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स पैदा नहीं होते। प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स का मतलब ये होता है कि आप एक आर्टिस्ट तो तैयार कर दिया है, आर्टिस्ट ने उसने कहाँ एग्जीबिशन करनी है, उसने प्रपोजल्स कैसे लिखनी है, उसने आगे अपना सीवी कैसे देना है, आगे डिफरेंट दुनिया की एग्जीबिशंस हैं, जो आर्ट गैलरीज हैं, आर्ट फेयर्स हैं, उसमें उसने अप्लाई कैसे करना है, Practices की पार्टिसिपेट बात कैसे हो करना है, वो वहाँ पर इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसमें हमें थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे पॉलिटिशियंस की अगर बात की जाए या हमारे इदारों की बात की जाए, तो हमेशा ये बात करते हैं कि आर्टिस्ट की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है, उनकी सपोर्ट के लिए काम करना है। लेकिन अगर देखा जाए, बल्कि आपके नज़रिए से ही मैं इत्तफाक करूँगी कि आर्टिस्ट तो ख़ुद एक शेल्टर है, एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है। इसको उस नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा? देखें, वही बात आती है आपकी इल्मी फ़िक़दान, उसमें जो कमी होती है, आपकी रिसर्च में कमी होती है। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं होता, हम पॉलिटिशियंस तो बाय नेचुरल बन गए, हम ख़ानदानी तौर पे बन गए। उनको ये नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं जिसको लेके चलना है। सबसे बड़ी बात, जब एक पॉलिटिशियन आपकी किसी एग्जीबिशन पे आके इनॉग्रेशन करता है और आके और किसी भी फोरम के ऊपर खड़े होके ये बात करता है कि जी कि मैं आर्टिस्ट को प्रमोट करूंगा, मैं आर्टिस्ट को सपोर्ट करूंगा। Indeed. एक्सक्यूज मी, यू डोंट सपोर्ट अस, हमसे सपोर्ट लें। वी आर पाकिस्तान। हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के अंदर लेके जाते हैं। हम पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आते हैं। कैसे? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पिछले दिनों बहुत सारी पाकिस्तान की आर्ट गैलरीज थी जिनके ऊपर टैक्स लागू किया गया। क्यों किया गया टैक्स लागू? किसी मजदूर पे नहीं किया गया। टैक्स उस पे लागू होता है जो आपके लिए इकोनॉमिक एक फिजिबिलिटी जनरेट करता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर आर्ट में इतना इकोनॉमिक्स, इतना पैसा बाहर से आ रहा है, तो आपने टैक्स के ऊपर वो उनके ऊपर शुरू हुए ना। तो इसलिए अगर पाकिस्तान में आप ये मत कहें कि आपने आर्टिस्टों को पैसे बांटने हैं, आप प्लीज़ आप आर्ट को प्रमोट करने की बात ना करें, बल्कि हमसे हेल्प लें। हम अपने आर्ट के थ्रू जो पाकिस्तान से दुनिया में बाहर आर्ट जाता है और वहाँ से बाहर से पैसे आते हैं और पाकिस्तान में इकोनॉमिक बेसिकली एक एक्टिविटी होती है, हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमसे सपोर्ट लें, हमें सपोर्ट मत दें। अगर जब आप इस सोच में आएंगे तो फिर आप हमारे लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, अदरवाइज सिर्फ आप अपनी सियासत चमकाएंगे। जब टाइम मिले तो घर में रखी स्नूकर भी खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल। और सर बिन कलंदर से मिलने इनके दोस्त प्रोफेसर शराफत अली, साबका प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद आए।
BQ स्टूडियो से हम स्टूडियो BQ आर्ट एकेडमी गए, जहाँ इमर्जिंग आर्टिस्ट और मुख्तलिफ आर्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे। स्टूडियो BQ आर्ट एकेडमी से हम निसार आर्ट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड गए। पेंटिंग करते हुए जो कॉम्पोजिशन है उसको अपने माइंड में कैसे बिठाते हैं, कैसे कंपोज करते हैं? पेंटिंग करते हुए एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा एक होता ये है कि जब आप आपकी किसी चीज़ के साथ एफिलिएशन होती है ना, आई वुड से मतलब पेंटिंग इज़ लाइक योर लव, ये आपकी मोहब्बत है, आप उससे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के अंदर आपको अल्फाज बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद उस चीज़ को फील करते हैं। तो व्हेन आई यूज़ टू वर्क, जब मैं पेंट करता हूँ, कलर्स फेंकता हूँ, कंपोजिशंस होती हैं, तो उसको बताने की मुझे उससे बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये रंग मैं यहाँ पे यूँ क्यों लगाऊँ और कैसे लगाऊँ, बल्कि वो रंग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कहाँ पे कैसे जाना है, मैंने सिर्फ उसको फॉलो करना है। और उसके लिए आप ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि सोच के ही कुछ होता है, लेकिन उस सोच के साथ साथ फिर आपकी एक पूरी का पूरा एक सिस्टम बन जाता है। वन थिंग मोर, एक होता है आपका देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ब्रेन, हार्ट एंड हैंड। आप दिमाग से सोचते हैं, दिल से कबूल करते हैं, पर हाथों से आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रिलेशन जो जब कायम हो जाता है, तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पहले सोचने की ज़रूरत है, उसके बाद पेंटिंग खुद ब खुद अपने ट्रैक पे आ जाती है। किन आर्टिस्ट से आप इंस्पिरेशन लेते हैं? मोस्टली अगर हम कैलीग्राफर हैं तो हम हमेशा कैलीग्राफर्स का नाम लेंगे, अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो लैंडस्केप के आर्टिस्टों का नाम लेंगे। मेरे नज़दीक, मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ एक आर्ट फॉर्म में है। मैं समझता हूँ कि जैसे एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं, अब सईद अख्तर साहब हैं, अब उनके काम के अंदर एक बहुत बड़े नाम है, उनके काम के अंदर एक फ़्लो है, उस फ़्लो को मैं वहाँ से पिक करता हूँ। सादकैन की पेंटिंग से मैं कलर पैलेट की इंस्पिरेशन लेता हूँ। अहमद ख़ान साहब हैं, उनकी कलर पैलेट से इंस्पिरेशन लेता हूँ। गुलजी का काम है, उसके अलावा लैंडस्केप में जैसे जुल्फ़कार जुल्फ़ी का काम है। इस तरह लॉट ऑफ पाकिस्तान से बाहर पुराने, अब जैसे आप डा विंची की बात करें तो उनकी पेंटिंग्स के अंदर, रैम्ब्रांड की पेंटिंग्स के अंदर जो लाइट एंड शेड है, मैं उसको पिक करता हूँ, वहाँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो आई थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट, आई वुड नॉट से यू शुड नॉट बी अ कैलीग्राफर, यू शुड नॉट बी an architect, you should be creative. If you are creative, that you can create anything. तो इसलिए मेरे नज़दीक मैं सारे ही आर्टिस्टों से और सब लोगों से फ़र्क इंस्पिरेशन लेता हूँ, जो मेरे लिए बड़ी अच्छी रहती है। कौन सा म्यूज़िक आप सुनते हैं? क्या आप म्यूज़िक सुनते हुए अगर आप कोई तख्लीकी काम कर रहे हैं तो वो आपकी तख्लीक पर असरअंदाज भी होता है? देखिए, वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और मैं समझता हूँ कि जब मैं अपनी पेंटिंग्स के दौरान मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवालियाँ बहुत शौक़ से सुनता हूँ, और मैं उनका फ़ैन हूँ, बल्कि सारा पाकिस्तान की सारी दुनिया फ़ैन है। कवाली में उनके बाद कोई नाम ही नहीं आया। लेकिन जैसे मेरी एक इनहेरिट, मेरे वालिद साहब जो थे वो ढोल पे धमाल डालते थे, मैं ख़ुद उनके साथ ढोल पे धमाल डालता रहा हूँ, अभी भी डालते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ें होती हैं। तो कैन यू बिलीव कि जब मैं पेंटिंग्स को अकेले कर रहा होता हूँ, एक आइसोलेशन में प्रॉपर आप अपनी दुनिया में खोए होते हैं, तो उस दौरान मैं अक्सर कवाली सुनते सुनते मैं ख़ुद भी उसके साथ कभी रक्स करना शुरू कर देता हूँ, जब आप इंजॉय करते हैं एक चीज़ को। दोपहर का खाना नवाज अली शेख MD निसार आर्ट प्रेस के साथ खाया। नवाज़िश अली साहब, आप कलंदर साहब को कितने अरसे से जानते हैं? 15-16 साल तो कम से कम हो गए। इस 15-16 साल के अरसे को आप जिस नज़र से भी देखें, ये हमारी दोस्ती का लोगों से बहुत गहरा रिश्ता था। तो इसको आप अब इसी नज़र से देखें तो उस 15-20 साल में हमने
एक दूसरे को कितनी बार देखा होगा, किस एंगल से देखा होगा, किस ज़ाविया निगाह से देखा होगा। काम हमारे चूँकि मुतलका है, ये आर्टिस्ट है, हम प्रिंटर हैं, तो हमने तो बहुत कोशिश की थी। ये अंदर की बात बताने लगा, मेरे भाई ने हमने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरह से इसको डिविएट करके कमर्शियल आर्टिस्ट बना दें, लेकिन इस बंदे को अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए चुना है ये एडहियर किया उसके साथ। इसने कहा जी कुछ भी हो जाए मैंने पेंटर आर्टिस्ट बनना है, आई विल पेंट एंड पेंट कुरान मजीद। मैंने बहुत सोचा, निसार साहब से मैंने कई दफ़ा बात की, मैंने कहा यार बंदा ये आर्टिस्ट है, ये ज़िंदगी में क्या करेगा, कुरान मजीद क्या क्या करेगा उससे, ये क्या प्रिंट करेगा, किस तरह से उसको बनाएगा, किस तरह से बेचेगा, किस तरह से रोज़ी कमाएगा। लेकिन इस बंदे का मैंने देखा इसके अंदर एक वो अल्लाह का नूर था, एक वो अल्लाह ताला की देन थी। इसने कहा जी आप ये मुझ पर छोड़ दें। मैं खुदा की कसम इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए पहले दिन से मुस्तैद होते। ये बंदा था, ये बंदा था। इसने कहा जी हाँ आप हमारे दोस्त बन गए हैं, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद अपना प्रोफेशन जो है ये यही रखूँगा। ये उस घर से ताल्लुक़ रखते हैं जो सारा और सारा अल्लाह नबी से जुड़ा है, और ख़ास तौर पर अहले बैत से। हम लोग भी अहले बैत से बहुत जुड़े हुए हैं। तो मैंने भी इनसे सवाल किए, इनके वालिद साहब से भी, तो मुझे बिल्कुल मेरे लिए ये मुतशे हो गया, ख़ास साफ नज़र आने लगा आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, और बनेगा भी अपने फ़न में। और फिर वो हमने इन 15 सालों में एक एक दिन में वो सब कुछ देखा है कि इन्होंने पहले छोटी पेंटिंग्स हमें दिखाई, अच्छा बड़ी पेंटिंग दिखाई, अच्छा और एक दिन मुझे कहने लगे कि इन्होंने इंसिस्ट किया यार तुम आ सकते हो मेरे घर में, तो दोनों भाई आना। मैंने कहा ख़ास बात है। कहने लगे ख़ास तो नहीं है, तो बड़ी आम, लेकिन शायद आपके लिए वो ख़ास हो जाए। और मेरे लिए बड़ा इंक्विजिटिव था, मैंने कहा कि कौन सी बात हो सकती है। मैं गया तो वाकई मेरे लिए बड़ी ख़ास बात थी, ये अपनी पेंटिंग के ऊपर लेटा हुआ था, इतनी बड़ी थी कि वो आमी तौर पे तो बंदा बैठ के या सामने रख के या बोर्ड रख के या इस किस्म की पेंटिंग करता है, ये उसके उस पर लेटा हुआ था। निसार प्रिंटिंग प्रेस के साथ इतने सालों तक काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा, और आप हमें ये भी बताएं कि आपकी कामयाबी में, आपकी प्रोग्रेस में, आपके काम में, आपके फ़न में, की तख्लीक में इस प्रिंटिंग प्रेस का कितना किरदार है। सबसे पहली बात तो ये जी कि अगर आपको अल्लाह ताला की ज़ात जो है मुसब्बिबुल असबाब होती है, करता वही सब कुछ है, लेकिन उसने असबाब पैदा किए हुए हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल गर्मियों के दिन, और बैग डाला हुआ है, आर्टिस्ट जैसे पुराने ज़माने के आर्टिस्ट नहीं होते थे, यूँ फिरना चल रहे हैं सारा इसी तरह, बसों वैगनों पे बैठ के यहाँ आया हूँ फुल गर्मी के दिन। मैं इनके पास आया, मेरे पास कुछ अपने डिज़ाइंस थे तो मैंने इनको दिखाए, और इन्होंने देखे ना बड़ा अच्छा तरीके से मुझे ट्रीट किया, नॉट लाइक द बॉस के हम पता नहीं ये कौन है हम कौन है। इन निसार साहब और नवाजिश साहब जो दोनों भाई हैं, मेरे लिए बेसिकली ये एक निसार आर्ट प्रेस नहीं, मेरे लिए निसार आर्ट प्रेस से ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए पूरी की पूरी एक फैमिली की तरह है। कि एक प्रेस तो है ही, क्योंकि इनके साथ मैंने इनके लिए डिज़ाइन का भी काम किया। जब मैं अपनी प्रोफेशनल कैलीग्राफी से पहले, अपनी पहले सोलो एग्जीबिशन से पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था। तो जो नवाज साहब ने बात की कि इन्होंने बड़ा मुझे फोर्स किया कि आप डिज़ाइन ही करें और इस चीज़ों के अंदर अपना नाम जो भी है सेटिंग करें। इनका एक सबसे मेजर रोल जो है ना वो ये है कि इनके पास मेरे वो आर्ट वर्क्स हैं कि जो आज मुझे अगर कोई वापस करे ना वो आर्ट वर्क, तो मैं उनको अपनी आज की एक बड़ी ओरिजिनल उससे डबल पेंटिंग देके वो वापस लूँ। कि ये मेरे स्टूडेंट लाइफ की शुरू की पेंटिंग्स जो हैं वो मेरे घर में आके इन्होंने खुद से मेरे से सिर्फ ली नहीं, मुझसे परचेज़ की। और उस वक्त मेरे लिए कोई पेंटिंग किसी का ख़रीद लेना ये ऐसे ही था कि जैसे समझ लें कि मुझे कोई वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए, ठीक है, इतनी बड़ी बात थी। एक तो ये इनकी एप्रिसिएशन, प्लस उसके अलावा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एक करेज मेरे साथ, मेरे काम के बारे में, मेरी चीज़ों के बारे में। और अगर निसार आर्ट प्रेस की बात करते हैं एक प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ये इन्होंने मेरी एक जो बायोग्राफी की कैटलॉग थी तो ये इन्होंने प्रिंट की है निसार आर्ट प्रेस ने।
और आपके यहाँ फनकारों पे से भरी हुई है ये सारा बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बेसिकली एक प्रेस नहीं, मेरे लिए एक मेरा घर की तरह है। आप एक इंस्टीट्यूट समझ लें कि जहाँ से मैंने एक इंसानियत सीखी कि आपने, अगर आप एक स्टेज पे हैं तो आपने किस तरह अपने छोटों से आपने बिहेव करना है, और आपके पास अगर कोई हेल्प के लिए आता है तो आपने किस तरह उसको करेज करना है, यंगस्टर्स को, चीज़ों को। और प्लस उसके अलावा ये कि आप किसी आर्टिस्ट को और किसी चीज़ को आप किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, इवन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि एक दफ़ा मेरे पास फ़ीस नहीं थी तो मैं इनके पास आया तो कहते हैं बेटा फ़िक्र ना करो, आप पढ़ो, मैं आपकी फ़ीस देते हैं हम। तो इससे बड़ी बात और मैं कुछ नहीं कर सकता आज के दौर में। अपनी नई किताब की पब्लिकेशन कब करवा रहे हैं? ये मेरी जो किताब है ये निसार आर्ट प्रेस से 2015 में प्रिंट हुई थी। तो दैट वाज द मिड ऑफ माय कैरियर, जब 2009, 15 और उसके बाद 5 साल और गुजर चुके हैं। बिल्कुल। अभी वो डिज़ाइन के प्रोसेस में है, राइटिंग के प्रोसेस में है, और उसके बाद जब इसको पूरा कंपाइल होगी तो फिर इंशाल्लाह फिर मैंने उसी तरह इनके हाथ में रख देनी है और इनको कहना है जी कि अब आप जाने और आपका काम जाने, क्योंकि आप शुरू से ही इनकरेज करते आए हैं। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फॉर दिस बुक फॉर मी। ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए होती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, और बगैर किसी लालच, बगैर किसी चीज़ के। निसार आर्ट प्रेस से हम हिमायल आर्ट गैलरी गए। आपका क्या एक्सपीरियंस है नए आर्टिस्ट्स के साथ काम करने का, और स्पेशली ताहिर साहब के साथ काम करने का, बिन कलंदर के साथ काम करने का? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिन कलंदर जो है बहुत ही एक मेहनती और बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है, और मैंने इनके साथ काफ़ी देर से मैं काम कर रहा हूँ। और 2009 में जब मैंने इनकी एग्ज़िबिशन की अपनी गैलरी में, तो वो एक बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन थी और इसकी ज़िंदगी का पहला शो था वो। लेकिन मैंने उसको इस तरह से नहीं किया कि ये इसकी लाइफ का पहला शो है। वो तो मुझे लग रहा था कि इसने कोई 10-15 एग्ज़िबिशन पहले कर चुका हुआ है। जमील साहब, बिन कलंदर के काम की, इनके फ़न की बात की जाए तो आपको इनके फ़न में क्या नुमायाँ ख़ुसूसियत नज़र आती है? इनका काम किस इनफरादियत का हामिल है? मैं समझता हूँ कि बिन कलंदर ने जब काम शुरू किया तो समझ लें कि एक कैलीग्राफी की लाइन में, दुनिया में कैलीग्राफी की एक बहुत चेंज मैंने महसूस की। अच्छा। कि उसकी खताती के लिहाज से देख लें, उसके कलर्स के लिहाज से देख लें, उसके कैनवस के साइज़ के लिहाज से देख लें, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये 2009 से लेके आप हम 2020 में आ गए हैं। तो अबाउट 11 साल में, 11 साल के अंदर अंदर इन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, नए अंदाज से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने को ये लेके चले हैं जी। अब खाली ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इनका काम बिकता है, बल्कि दुनिया में इनका काम जाता है, वो गैलरी के थ्रू चला जाए, वो आर्टिस्ट के थ्रू चला जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये रंगों का बादशाह है। इसने इतने बोल्ड कलर लगाए हैं, कहीं रेड लगाया, कहीं ब्लू लगाया, कहीं येलो लगाया, कहीं ग्रीन लगाया। पहले आर्टिस्ट थे जो वो छोटे साइज़ में पेंटिंग्स बनाते थे, राइट, बड़े साइज़ में नहीं करते थे। 2 फुट 3 फुट, ये 5 फुट 5x5, 6x6, पता नहीं 10x30, इस बड़े बड़े साइज़ इन्होंने किए हैं जी। और जितने बड़े साइज़ किए हैं उसमें मेरा ख्याल है उतना ही इनका फ़न नुमाया नज़र आया है। आपका जमील साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा?
जब इन सबके पास अपना काम लेके आया। अच्छा। जैसे जैसे एक स्टूडेंट होते हैं सारा, जब इन सब ने काम देखा, वो फर्स्ट टाइम ये हुआ, इन्होंने कहा जी आपका काम तो बहुत अच्छा है और आप इस काम को बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको प्रमोट कर सकता हूँ, बड़ा अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस वक्त फिर इन्होंने काम लिया, उसको फ्रेम किया, उसको डिस्प्ले किया, और सबसे मजे की बात ये थी कि अभी मैं वापस घर आ रहा था तो मुझे इन्होंने फ़ोन किया और मुझे कहा ताहिर तुम्हारी पेंटिंग के नीचे सिग्नेचर नहीं है। एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मेरे सिग्नेचर की इतनी वैल्यू है। वो एक आज से 11 साल पहले की बात है। तो इनसे मेरी बहुत एक समझ लें जर्नी स्टार्ट ही मतलब हमाइल आर्ट गैलरी से और जिन सबसे। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। बहुत शुक्रिया जी आपका, और आपका आने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बिन कलंदर के साथ एक अमेजिंग खूबसूरत सा दिन उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, इस मुल्क का कितना बड़ा सरमाया है। यकीनन आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार एक नई मेहमान शख्सियत के साथ। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।